नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं सम्यक यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 11 के संबंध में जानेंगे। यह संविधान के भाग 2 का अंतिम आर्टिकल है। इसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 हैं। पूर्व में संविधान के भाग 1 को हम पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें 4 आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। सभी वीडियो यूट्यूब के सम्यक चैनल पर उपलब्ध हैं। आज हम आर्टिकल 11 को जानते हैं। आर्टिकल 11 का संविधान में मूल पाठ है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल बी डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजंस with respect to the acquisition and determination of the citizenship and all other matters relating to the citizenship। हिंदी में समझ लेते हैं कि इसका क्या आशय है। हिंदी में इसका अर्थ है, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। इस पर चर्चा करने के पूर्व सर्वप्रथम हम आर्टिकल 11 के संबंध में संविधान सभा में क्या बहस हुई थी उसको जान लेते हैं। आर्टिकल 11 को कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट में आर्टिकल 6 के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा में 12 अगस्त 1949 को इस पर बहस हुई। ड्राफ्ट संविधान 1948 में जो तैयार किया गया था, उसमें लेख है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और उसमें संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में और प्रावधान कर सकती है। ड्राफ्ट आर्टिकल 6, जिसे आर्टिकल 11 भी कहते हैं, पर बहस 10, 11, 12 अगस्त 1949 को हुई। इसने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने यह ड्राफ्ट लेख प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि संविधान सभा को स्थायी नागरिकता कानून बनाने का काम नहीं सौंपा गया था। इसके बजाय इसका उद्देश्य उन प्रमुख सिद्धांतों को तय करना था जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को नियंत्रित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भावी संसद के पास व्यापक नागरिकता संहिता बनाने का विशेषाधिकार रखा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आगे स्पष्ट किया कि संसद पिछले लेखों से बाध्य नहीं थी और नागरिकता को और प्रतिबंधित या नियंत्रित कर सकती थी। इस संबंध में संविधान सभा के एक सदस्य आश्वस्त नहीं थे। वह नहीं चाहते थे कि नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति निरंकुश हो। उन्होंने एक पैरा जोड़ने का प्रस्ताव रखा कि संसद को एक विदेशी देश के नागरिकों को समान नागरिकता के अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए जो भारतीयों के साथ समान व्यवहार से इंकार करते। संविधान सभा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मसौदा समिति द्वारा 12 अगस्त 1949 को पेश किए गए आर्टिकल 6 को सर्वसम्मति से अपना लिया गया है। यह थी संविधान सभा में आर्टिकल 6, जिसे हम आज आर्टिकल 11 कहते हैं, के संबंध में बहस का संक्षिप्त विवरण। अब हम आर्टिकल 11 में जो 3 शब्द आए हैं, अर्जन, समाप्ति तथा अन्य सभी विषयों के संबंध में, इन 3 बिंदुओं को बारी बारी से एवं गहराई से समझेंगे कि आर्टिकल 11 में इन 3 बिंदुओं का क्या मतलब है। बिंदु नंबर 1 है कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति। आर्टिकल 11 के अंतर्गत भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में नियम बनाने के अधिकार दिए गए। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीयकरण के द्वारा, 5वां विदेशी भूमि के अर्जन के द्वारा। बिंदु नंबर 1 को हम जान लेते हैं। जन्म से भारतीय नागरिकता का क्या आशय है। इसका आशय है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्म हुआ था एवं माता पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हों, उसे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्ति, इसका आशय यह है कि भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता। इसका आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वह पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे भारत में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे लगातार 5 से 7 वर्ष तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
चौथा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता। इसमें किसी विदेशी नागरिक द्वारा भारत सरकार को आवेदन करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। वह जिस देश का नागरिक है उसकी नागरिकता का उसको त्याग करना होगा। वह उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए तथा उसे कम से कम आवेदन के 1 वर्ष पूर्व से भारत में रहना आवश्यक है। पांचवा है राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा भारतीय नागरिकता। इसका आशय है कि यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है तो संसद यह निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाए। उदाहरण के लिए 1974 में सिक्किम का विलय भारत में हो गया था, अतः सिक्किम के लोग भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार हो गए। इस प्रकार आर्टिकल 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके संबंध में एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की गई है। आर्टिकल 11 में दूसरा शब्द आया है समाप्ति या टर्मिनेशन। इससे क्या आशय है? इसका आशय है किसी संसद किसी भी व्यक्ति की भारतीय स्वतंत्रता समाप्त कर सकती है। वह किस प्रकार कर सकती है उसको जानेंगे। पहला है परित्याग के द्वारा, जिसको हम रिनंसिएशन कहते हैं। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपने नागरिकता का त्याग कर सकता है। इस प्रकार की घोषणा वही व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का नागरिक है। दूसरा है पर्यवसान के द्वारा, टर्मिनेशन के द्वारा। भारत का वह नागरिक जिसने पंजीकरण के द्वारा अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तीसरा है वंचित किया जाना या डेप्रीवेशन। इसके आधार पर भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से ही भारत का नागरिक है तो उसे सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। संसद किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है। संविधान के प्रति निष्ठा न रखने वाले अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले को, युद्ध के समय शत्रुओं को सहायता करने वाले को, यदि किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक अथवा गैर विधि के अनुरूप भारतीय नागरिकता आयोजित की है तो उसका भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष या अधिक की सजा दिए जाने वाले व्यक्ति की भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी भारतीय स्त्री पुरुष एक दूसरे देश के स्त्री पुरुष के साथ विवाह करने पर भी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति की भी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। या था टर्मिनेशन के द्वारा किसी भी आदमी की नागरिकता कैसे समाप्त की जा सकती है उसकी जानकारी। अब हम आर्टिकल 11 में नागरिकता के संबंध में तीसरा शब्द आया है नागरिकता संबंधी अन्य उपबंध। वह क्या है उसको जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए। 16 देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इस प्रकार 16 देशों के भारतीय मूल के नागरिकों के लिए विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश शामिल नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? जो भारत के व्यक्ति विदेशों में रहते हैं उन्हें भारतीय मूल के व्यक्ति कहते हैं। इसके कुछ विवरणों से हम जानते हैं। भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग विशेष दर्जा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुवासी भारतीय, जिसको नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे NRI भी कहते हैं, ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष में 182 दिन अथवा इससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट प्राप्त कर लिया है उन्हें नॉन रेजिडेंट इंडियन अथवा NRI कहते हैं। उन्हें संसद द्वारा नागरिकता से विशेष दर्जा प्रदान किया गया। दूसरे हैं भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, इन्हें पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कहते हैं। वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में यह लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हैं, तथा ऐसे व्यक्तियों को जो कभी भी भारत का पासपोर्ट धारक रहे हैं तथा जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन भारत के क्षेत्र के निवासी रहे हों या फिर जो बाद में भारत का हिस्सा बन गए हों,
ऐसे क्षेत्र के निवासी रहे हों तो उनको भी संसद द्वारा भारतीय नागरिकता से अलग विशेष दर्जा दिया गया है। तीसरा है भारत के सीमा पर भारतीय नागरिक, इनको हम ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहते हैं, OCI। इसको OCI कार्ड धारक भी कहते हैं। वह व्यक्ति जो वर्तमान में दूसरे देश का नागरिक है परंतु भारत के किसी देश ऐसे क्षेत्र में संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का एक अंग बन गया था, ऐसे व्यक्तियों को भारत की संसद द्वारा सीमा पार भारतीय नागरिकता दी गई है। यह योजना 2005 से प्रारंभ हुई थी। इन योजनाओं को धारण करने वाले व्यक्तियों के पुत्र पुत्री, पोता पोती, नाती नातिन को भी OCI कार्ड जारी किया जा सकता है। पर हम आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड OCI के नाम से एक नई योजना शुरू की गई, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम का विलय कर दिया गया। इस विधेयक द्वारा PIO कार्ड योजना को शामिल कर दिया गया है तथा अभी तक जारी किए गए PIO कार्ड को OCI कार्ड का दर्जा देने का प्रावधान कर दिया गया है। OCI कार्ड धारक व्यक्तियों का लाभ उनकी चौथी पीढ़ी तक के बच्चों को मिलने का इसमें प्रावधान किया गया। इस प्रकार भारतीय संसद को अनुच्छेद 11 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता देने के संबंध में संविधान सभा द्वारा अधिकार दिए गए हैं और संसद द्वारा 1955 में नागरिकता अधिनियम आर्टिकल 11 के अंतर्गत पारित किया गया। अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम में 8 संशोधन 1955, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसका संशोधन 1957, 1960, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 द्वारा किए जा चुके हैं। इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 11 में अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में जो प्रबंध हैं उन 3 शब्दों का जो उल्लेख किया गया है वह इसकी एक संक्षिप्त जानकारी थी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार यह थी संविधान के आर्टिकल 11 के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही आपके समक्ष संविधान के अन्य आर्टिकल के साथ उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा और उपयोगी लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर बटन दबाएं, बॉक्स में कमेंट दें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकें तथा साथ में बॉक्स में कमेंट भी देते जाएं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर लाइक और शेयर और फॉलो करें। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।